नमस्कार। बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की बात को छोड़कर दरअसल आज देश की बात करेंगे, और वो भी आर्थिक मुद्दे पर। उसकी वजह ये कि एक समय था जब हिंडनबर्ग एक ऐसी जांच एजेंसी जब किसी कंपनी के बारे में वो रिपोर्ट देती है तो उस कंपनी का या तो बेड़ा गर्क होता है या वो कंपनियां आसमान छू लेती हैं। ये अलग बात है कि हिंडनबर्ग में अब तक जितनी भी रिपोर्टें जारी की हैं उसमें कंपनियां दिवालिया जरूर हुई हैं, किसी को लाभ नहीं हुआ। आज ये मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के शेयर बाजार में एक तरह से अडानी ग्रुप के सारे शेयर आसमान की ऊंचाइयों पर थे। उसके 10 शेयरों में ज़बरदस्त तेजी रही। अडानी टोटल गैस 20% के उछाल पर रहा। ये सब बातें इसलिए भी ज़रूरी क्योंकि जब अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट आई थी तब कहा गया था कि अडानी ग्रुप कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तब भी IND24 ने कहा था कि अडानी ग्रुप बाउंस बैक करेगा। उसकी वजह ये नहीं थी कि कोई अडानी ग्रुप भारत का, इसलिए हम लोगों ने उसकी बात की थी, लेकिन अडानी ग्रुप के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिशें चल रही थी और उसके चलते ये रिपोर्ट आई थी, ऐसा माना जा रहा था। आज इस पर बात करने की वजह ये भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, और इस फैसले के साथ, इस राय के साथ अडानी ग्रुप के शेयरों ने बाउंस बैक किया और उसके लगभग 10 शेयर ऐसे थे जो दहाई के अंक में थे, जिनका शेयर मार्केट की बात करें तो वो ज़बरदस्त उछाल पर थे और उसके चलते शेयर बाजार में भी तेजी आई। इस पर विस्तार से बात करने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि अडानी एक ऐसा ग्रुप है जो कभी दुनिया के 3 मशहूर अमीर लोगों में शामिल रहा है, लेकिन जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के नुकसान में चला गया था। ये बड़ा फिगर है और इसमें बात करने की ज़रूरत इसलिए भी क्योंकि भारत की राजनीति में इस मुद्दे पर भी भूचाल आया हुआ था और अडानी को लेकर बहुत सारे आरोप लगाए गए थे और ये कहा गया था कि अडानी को भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी का ज़बरदस्त समर्थन है और इसके चलते अडानी ग्रुप एक तरह से तरक्की कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने, सुप्रीम कोर्ट की राय ने कुछ चीज़ों पर से एक तरह से जाले साफ किए हैं। इसी पर विस्तार से बात चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे 2 विशेष मेहमान, शेयर मार्केट के जानकार उदयवीर सिंह जी, सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी, और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल स्काइप पर हैं जयंत तोमर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जयंत जी आपके साथ कर रहे हैं क्योंकि जिस अडानी ग्रुप को लेकर दिल्ली में मोदी सरकार पर आरोप लग रहे हैं, आपका शहर दिल्ली के बहुत नज़दीक है, ग्वालियर, इसलिए जब भी कुछ होता है दिल्ली में उसकी आँच ग्वालियर वाले ज़रूर महसूस करते होंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि अडानी के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट की राय आई, खासतौर से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर, उस पर आपका क्या सोचना है, और भारतीय शेयर बाजार के साथ साथ जो भारतीय उद्योग जगत है और उद्योग जगत में भी जो 2, 4, 5 टॉप 5 हिंदुस्तान के जो उद्योगपति हैं उनको लेकर भी अगर आपकी राय आती है। उसमें टाटा हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं, बिरला हैं और बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो देश के साथ साथ दुनिया में उद्योग के मामले में भारत का झंडा फहरा रहे हैं। आपका इसमें क्या सोचना है? जी राघवेंद्र जी, उच्चतम न्यायालय ने ये तो साफ तौर पर कहा है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है अडानी के मसले को लेकर, उसको सही मानने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब उन्होंने कहा कि ये कोई आवश्यक नहीं है कि वो रिपोर्ट बिल्कुल सही हो। उसके लिए भारत सरकार की अपनी एजेंसियां हैं, वो अपने स्तर पर जांच करें। सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो इसकी विधिवत जांच करे और तब उस रिपोर्ट पर भरोसा कर सकती है भारत की जो व्यवस्था है वो। जी। तो इस हिसाब से उच्चतम न्यायालय ने तो अपना निश्चित रूप से सही अपना पक्ष, अपनी बात रखी है और स्पष्ट तौर पे रखा है। इसमें कोई दो राय नहीं है और होना भी शायद बिल्कुल यही चाहिए। ये सभी को मालूम है कि गौतम अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कितने प्रिय हैं, और इससे पहले और भी कई लोग भारत छोड़ के जो चले गए हैं, भारत की बैंकों से करोड़ों का, हजारों करोड़ का कर्जा लेके, वो एक मसला अलग है और गौतम अडानी उनके प्रिय है। यहाँ जहां तक बात है कि भारत के उद्योगपतियों के समर्थन की या उनके विरोध की, तो मसला ये है कि अंबानी की जहां तक बात है तो हम सबको मालूम है कि उन्होंने भारत के गैस भंडारों पर कब्जा करने के लिए किस तरह से उन्होंने गलत तौर तरीके अपनाए हैं, और इसको लेके
वरिष्ठ पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता ने एक किताब लिखी और कोई उस किताब को छापने को तैयार नहीं था। अपने व्यय से उन्होंने उस किताब को छापा जिसमें सारी चीजों को स्पष्ट किया गया। और हम सबको मालूम है कि किस तरह से इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में गौतम अडानी के संबंध में लेख लिखने पर परंजय गुहा ठाकुरता को उस पत्रिका से, प्रतिष्ठित पत्रिका से इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। उसमें उसके जिसको प्रोज एंड कॉन्स कहते हैं गौतम अडानी के संदर्भ में, उसके पक्ष में, उसके विपक्ष में, ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ठीक ही कहा कि हिंडनबर्ग एक भारत के बाहर की एजेंसी है और उसकी रिपोर्ट पर भरोसा करने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती है। जी, एक सवाल जरूर आपने जिसको बहुत गंभीरता से छुआ है, परंजय गुहा ठाकुर की आपने बात की है, क्या उनकी रिपोर्ट पर भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करने की बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो एक व्यक्ति की किताब पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? और जहाँ तक मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उद्योगपति, कब्जा करने वाला शब्द थोड़ा सा ज़रूर किसी को चुभेगा, क्योंकि उद्योगपति तो कब्जा ही करते आए हैं। चाहे वो किसी बाज़ार में जब उतरते हैं तो उस बाज़ार पर अपना कब्जा करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब किसी ज़माने में टैप रिकॉर्डर चला करते थे और उसकी कैसेटें सोनी की आती थी, कभी टीडीके की आती थी, कभी किसी की आती थी, और वो एक तरह से उनका बड़ा बाज़ार था और वो 100 रुपये की कैसेट आती थी और बड़ी महंगी आया करती थी। उस समय गुलशन कुमार इस बाज़ार में आए थे और उन्होंने जब उस बाज़ार में एंट्री ली तो उन्होंने 10-10, 20-20 रुपये में कैसेट बेची थी। और वो कैसेट जब उन्होंने बेचना शुरू की थी तो पूरे कैसेट के बाज़ार पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो कब्जे तो ये करते हैं, और मुझे लगता है कि कब्जा करना एक अलग बात है और कब्जा करने के मामले में अपराध करना दूसरी बात है। एक चीज़ और मैं जोड़ूंगा कि हिंदुस्तान तो क्या, दुनिया का कोई भी ऐसा बाज़ार नहीं है, कोई भी ऐसा उद्योगपति नहीं है जो नियम कायदे के हिसाब से काम करता हो। क्योंकि अगर वो काम करेगा तो वो फिर बनिया ही नहीं कर सकता। वो चाहे सरकार को भरोसे में लेकर करे, इवन अमेरिका तक के जो उद्योगपति हैं वो भी बहुत ईमानदारी से काम करते होंगे, इस पर मुझे कोई शक नहीं है। वो ज़रूर कहीं ना कहीं वो ऐसी हेराफेरी करते होंगे जिसको हम हेराफेरी कहते हैं और व्यापारी कहता है कि ये तो हमने इसके तरीके अपना, ट्रिक्स थी हमारी। तो ये बहुत सारी बात है जिस पर फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन हमारा इसलिए कहना है कि हिंडनबर्ग विदेशी एजेंसी थी और उसने एक भारतीय उद्योगपति को टारगेट किया था। अगर वो टारगेट करने के बाद ध्वस्त हो जाता तो भारत का एक उद्योगपति, उद्योग घराना खत्म हो जाता। हमारी रुचि सिर्फ इस पर है कि भारत के किसी उद्योगपति पर अगर कोई इस तरह की आंच आती है तो कम से कम उसके साथ न्याय होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो लाइन ली है वो उस लाइन को शेयर बाजार ने समझा, और शेयर बाजार ने जब उसको समझा तो उस शेयर में बहुत ज़बरदस्त उछाल आया। ये इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थोड़ी सी, जिसे कहते हैं कि बैड इंटेंशन के साथ रही होगी, तभी ये सारा मामला दुनिया में चला। मैं लौटूंगा आपके पास। राठी जी, आप किस पर राय? सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों के साथ भारत की सरकार, उत्तरकाशी की सरकार, सबको बधाई दूंगा कि 41 जो हमारे मजदूर साथी टनल में फंसे थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो ये सारी सरकार, जो टीमें जो काम कर रही थी, उन सब बधाई के पात्र हैं। अब आपने जो रिपोर्ट की बात करी, तो ऐसा है कि विदेशी संस्थाओं, विदेशी अखबार या ऐसी संस्थाएं जो अपने लाभ के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, जैसे हिंडनबर्ग भी इसी बिजनेस में है और लाभ के लिए काम करती है। तो कई बार लाभ के लिए फ़ायदा भी हो सकता है, उससे नुकसान भी हो सकता है। उसने हिट मारा, बाजार गिरा, लेकिन भारत के लोगों का भरोसा उस कंपनी पे ऐसा था कि उसने उसे बनाए रखा। और आज हम देखते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस पर भरोसा जताया है। सेबी से लेके जो संस्थाएं जो उन सब चीज़ों की जांच कर रही थी, तो उनने भी इस पर भरोसा जताया है। तो हमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे भरोसा करने की बहुत आवश्यकता नहीं थी, और न ही मुझे लगता है कि भारत के जनता ने उससे पे बहुत भरोसा किया। लेकिन इसलिए आज अडानी वापस वहीं हैं जहाँ थे। लेकिन राठी जी, उस पर इतना भरोसा हुआ था कि अडानी ग्रुप के 1 लाख करोड़ रुपए उस रिपोर्ट आने के बाद ही चले गए थे, और वो लगातार कई जगह से पिटते चले गए, निपटते चले गए। अगर अडानी का भरोसा या देश की जनता का भरोसा नहीं होता तो शायद एक भारत का बड़ा औद्योगिक घराना खत्म हो जाता, जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कई दुनिया के घराने खत्म हुए। जी नहीं, बिल्कुल। लेकिन वही देश की जनता जो है वो ज़्यादा समझदार है।
कोई रिपोर्टों पे ऐसा बहुत विश्वास नहीं करती है, और ये साबित हो गया इससे। और ऐसे कई उद्योग घराने जब बहुत तेज़ी से विश्व में बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो विदेशी बड़ी कंपनीज हैं वो, चूंकि अब अडानी जी सिर्फ यहाँ नेशनल नहीं रहे, वो ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे थे। तो जब ग्लोबल लेवल पे आप काम करोगे तो बिजनेस राइवलरीज होती हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बिजनेस राइवलरी द्वारा प्लान्ड भी हो सकता है। तो जो भी हो, आज सेबी ने उसकी सारी रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट दे दी, और हिंदुस्तान की सर्वोच्च न्यायालय अगर उसमें पक्ष ले रही है तो उसमें कोई टीका टिप्पणी मुझे लगता है और भरोसा ना कायमी की कोई बात नहीं बचती है। और बाकी हिंदुस्तान की जनता तो काफ़ी समझदार है और मुझे लगता है कि उसके भरोसे ने अडानी को वापस वहीं बनाए रखा है। बिल्कुल, देश की जनता समझदार है और इसमें कोई शक नहीं, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा है कि जब देश के किसी भी उद्योगपति पर कोई संकट आए तो सरकारों को उसके साथ खड़ा होने की ज़रूरत होती, क्योंकि उद्योगपति किसी पार्टी का नहीं होता है, वो हर पार्टी के साथ होता है और हर सरकार के साथ होता है। और ऐसे में जब मोदी ने ये संकेत दिए कि वो अडानी के पीछे खड़ी हुई है, तो मुझे लगता है कि देश ने भी अडानी के शेयरों को हाथों हाथ लिया और कई दफ़े उनके शेयरों को गिरने से बचाया। ये अलग बात है कि अडानी ने भी जो अपने शेयर की वो IPO लॉन्च मुझे लगता है कि कर रहे थे, ये सुधार कर सकते हैं उदयवीर सिंह जी, तब अडानी ने वो उन सारे IPO के पैसे अपने क्लाइंटों को वापस कर दिए थे, और वो रकम छोटी मोटी नहीं थी, बड़ी रकम थी। इसका मतलब कि जनता का भरोसा पाने में अडानी ने बड़ी भूमिका अदा की, और ये एक तरह से उनकी व्यावसायिक चतुराई है। और इस चतुराई के चलते ये साबित हुआ कि अडानी हिंडनबर्ग की चतुराई से ज़्यादा समझदार है, और देश की जनता ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जो सहजता से समझना चाहिए था वो समझा। आपकी राय? मेरा मानना तो ये है कि अडानी तो मोहरा बनाए गए थे। दरअसल में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जो 5वें पायदान पे पहुंच गई थी, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। और हिंडनबर्ग के पीछे जॉर्ज सोरोस का हाथ है, जो कि मोदी जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनका हर कीमत पे एक ही मोटो है कि मोदी को कैसे भी हटाना। अब इसमें अडानी को मोहरा इसलिए बनाया कि अडानी का कारोबार जो है विदेशों में बहुत तेज़ी से फैल रहा था, और अडानी उस समय जब ये रिपोर्ट आई तो दुनिया के 4थे नंबर के सबसे अमीर आदमी थे। और ये रिपोर्ट आने के बाद मतलब भारत की अर्थव्यवस्था को हिट करने के लिए ये रिपोर्ट लाई गई जॉर्ज सोरोस के द्वारा, और उसके बाद अडानी जो है 37वें पायदान पे पहुंच गए थे। आज फिर अडानी वापस 13वें पायदान पे आ गए हैं, और उनकी जो स्थिति पहले जैसी थी वही की वही स्थिति फिर हो जाएगी और उससे ऊपर जाएंगे। लेकिन समस्या यहाँ अडानी को हिट करने की नहीं थी, यहाँ टारगेट थे मोदी और भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए ये कदम उठाया गया था। देश की जनता इसको समझ गई, बहुत अच्छी बात है। वरना तो होता ये है कि जितनी भी कंपनियों के खिलाफ इस तरह के जो प्रोपोगंडा आए हैं वो ज़्यादातर कंपनियां बर्बाद हो गई। क्योंकि आप हिंडनबर्ग के खिलाफ अगर कहीं केस करेंगे तो आपको अंतर्राष्ट्रीय जहां पे उनकी जो व्यवस्था है वहां जाके करना पड़ेगा, और वहां उनकी पूरी सेटिंग रहती है। वो किसी को भी पनपने नहीं देते, वहां पर सारे लोग मिले हुए हैं। जॉर्ज सोरोस का जो नेटवर्क है वो पूरी दुनिया में बहुत बड़ा है और उससे टक्कर कोई ले नहीं पाता। वो तो हिंदुस्तान, और ख़ासतौर से मैं मोदी जी को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बिल्कुल शांत भाव से इसको देखा, समझा, और जो कानूनी प्रक्रिया थी उसके तहत पूरी जांच कराई। मेरा मानना तो ये था कि आप मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सही साबित करने के लिए कौन लोग गए? वही जो विदेशी टूल किट के साथ खड़े हुए हैं, जो मोदी जी के विरोध में खड़े हुए हैं, जो देश के विरोध में खड़े हुए हैं। मोदी जी तो अपनी जगह है, वो किसी भी तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त करना चाहते। आज वही लोग कोर्ट में खड़े हुए। और मेरा मानना तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट को तो इस पे तो बहस करनी नहीं थी, इसको वहीं रिजेक्ट कर देना चाहिए था कि भाई एक विदेशी कंपनी रिपोर्ट दे रही है तो हम उस पर कैसे डिस्कस करें। चलिए, सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, लेकिन हमारा मानना तो ये है कि हम अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला और बाकी जो उद्योग घराने हैं उससे भारत की एक तरह से एसेट्स मानते हैं, संपत्ति मानते हैं, और ये सब देश की तरक्की में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। और सबसे खास बात ये कि इस तरह के जो हमारे उद्योगिक घराने हैं वो दुनिया में
अब टाटा की बात करें तो उन्होंने ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में जो काम किया है, जिस तरह से जो विदेशी कंपनियों को उन्होंने खरीदा है, चाहे वो स्टील की कंपनियां हो या ऑटोमोबाइल्स की कंपनियां हो, तो ये सब एक तरह से भारत के रत्न हैं। और मैंने शुरू में भी कहा जयंत जी कि पान वाले से लेकर अंबानी तक कोई भी बिजनेस में पूरा ईमानदार नहीं हो सकता 100%। कई बार हमने देखा जब छोटे थे तो दुकान का जो दुकानदार होता है वो एमआरपी पर दिखा कर बोलता था कि इस पर 10% ही मैं मुनाफा ले रहा हूँ और वो पैसे लेता था, जबकि एमआरपी आज भी एमआरपी से कई गुना कम कीमत पर वो लोग माल खरीदते हैं, चाहे मेडिकल की बात करें या किसी और की बात करें। तो व्यापार में बेईमानी का मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ईमानदारी होती होगी, इस पर भी मैं भरोसा नहीं करता। सिर्फ मैं इतना सा इसमें जोड़ूंगा कि 24 जनवरी 2022 को हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के आने के बाद अकेले गौतम अडानी ग्रुप की संपत्ति में जो नुकसान हुआ था वो $7 अरब का था। $7 अरब किसी एक राज्य का मेरे ख्याल से बजट नहीं होता होगा, किसी एक छोटे मोटे देश का पूरा उसकी कंट्री का बजट नहीं होता होगा। इतना बड़ा नुकसान अडानी का नुकसान नहीं था, ये भारतीय उद्योग का नुकसान था। हमने उसको इस ढंग से देखा, अगर उसमें गलती होगी तो जरूर सबको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट की राय, अडानी के प्रति लोगों का भरोसा और अडानी की चतुराई, मैं उसको चतुराई बोलूंगा क्योंकि उसी के चलते वो 0 से 100 तक पहुंचे। आपका इसमें क्या कहना है? जी राघवेंद्र जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं और निश्चित रूप से कोई भी उद्यमी जब कारोबार करता है तो वो जो नियम कायदे होते हैं सरकार के और व्यापार जगत के, उसके हिसाब से करता है और उस हिसाब से वो तरक्की करता है। उसके साथ साथ देश की भी तरक्की होती है, रोजगार मिलता है लोगों को, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से सवाल भी खड़े होते हैं जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमको मालूम है कि किस तरह से जो किसान आंदोलन था उससे पहले ये जो मंडियों का निजीकरण किया जा रहा था वो किसके लिए किया जा रहा था? एक ही उद्यमी के लिए किया जा रहा था। ये सारी चीजें हमको मालूम है। इसके साथ साथ मैं ये भी वो याद सब इससे दिलाना हिंडनबर्ग की चाहूंगा रिपोर्ट कि से अलग है, वो अलग है। और बिल्कुल हर ठीक। सरकारों के कोई ना कोई प्रिय औद्योगिक घराने होते हैं। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद बिरला हुआ करते थे सरकारों के, बहुत ही ब्लू आइड बॉय, और बहुत सारी चीज़ें उसमें हुआ करती थी। तो हर एक सरकार की अपनी पसंद नापसंद होती है। तो ये एक मुझे लगता है कि एक बड़ा विषय हो जाएगा। लेकिन सीधी सी बात है, हमारा जिस पर फोकस है कि हिंडनबर्ग ने भारतीय औद्योगिक घराने पर एक तरह से हमला किया था, और वो कोई पान की दुकान चलाने वाला आदमी नहीं था। वो दुनिया में उन सब बिड में कम्पीट करते थे जिसमें चीन, ऑस्ट्रेलिया और बड़े बड़े देशों के औद्योगिक घराने अपनी निविदाएँ डालते थे, और उनको वो हराने के बाद, उनसे आगे निकलने के बाद उन्होंने कई चीज़ों पर काम किया है। तो उस पर चाहे वो पोर्ट की बंदरगाह की बात हो, चाहे वो कोयला कंपनी की बात हो, और आपने बहुत सी बातों का जिक्र किया उसकी बात हो, तो व्यापारी तो ये करते हैं, वो दुनिया भर के कोई भी व्यापारी हो। लेकिन उनमें से भामाशाह भी निकलते हैं, महाराणा प्रताप को मदद करने वाले होते हैं, टाटा जैसे लोग भी होते हैं जो देश में अस्पताल भी चलाते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देश की तरक्की में बड़ी भूमिका होती है। जहाँ तक बेईमानी ईमानदारी का सवाल है तो उस पर बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, फिर हरिश्चंद्र कोई नहीं होगा। जी जी बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और किसी भी विदेशी एजेंसी पर भरोसा करने का कोई औचित्य भी नहीं बनता। जो भी समझदार लोग जी हैं वो तो कम से कम इन सारी बातों को समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह के चीजें चलती हैं, किस तरह के षड्यंत्र होते हैं और किस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं। और सिर्फ यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बाजार को ध्यान में रखते हुए, बाजार को उठाने, बाजार को गिराने के लिहाज से सारे अपने निर्णय लेती है, ये हम सबको मालूम है। तो ये जो हिंडनबर्ग है वो भी उसी का एक औजार है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का, और हमें अपनी जो एजेंसी है उन पर भरोसा करना चाहिए। हिंडनबर्ग भी एक तरह से हिडन एजेंडा चलाते हैं। उन्होंने हम सिर्फ ये नहीं करा कि अडानी को टारगेट किया, उन्होंने दुनिया के कई उद्योगपतियों को टारगेट किया था। तो ये भाग्यशाली हैं जो उसके हमले से बचे, और बचने के बाद फिर उन्होंने एक तरह से बाउंस बैक किया है, पूरे ग्रुप ने बाउंस बैक किया है। और मैं इसको अडानी का बाउंस बैक नहीं मानता, मैं इसको भारतीय अर्थव्यवस्था का बाउंस बैक इसलिए मानता हूँ क्योंकि ये सब हमारे रत्न हैं। क्योंकि ये छोटे से मार्केट में जब कंपटीशन करते हैं तो वहीं पुराने व्यापारी किसी भी नए उद्योगपति को घेर के या नए व्यापारी को घेर के उलझा देते हैं। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला था। राठी जी, आपकी राय? नहीं, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि कोई भी व्यापारी एकदम साफगोही से काम नहीं करता है, कुछ ना कुछ नियमों को इंटरप्रिटेशन अलग अलग ढंग से करके कहीं ना कहीं लाभ लेने का प्रयास करता है।
उन कंपनियों का भी काम है कि ऐसी चीजें लाएं, लेकिन इसमें जो मुझे लगता था कि पूरा फैक्टर ये आया था कि जब हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो भारत की सरकार ने उस पर कोई जांच के लिए आगे नहीं आई थी। इसी कारण लोगों को कोर्ट तक जाना पड़ा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए इस पर कमेटी बनाई। उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे आगे काम हुआ। तो ये एक अच्छा निर्णय लगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ये शासन भी कर देता तो कोर्ट का भी समय इतना व्यस्त वो नहीं जाता। शायद सरकार भी कर सकती थी, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों पीछे रही। लेकिन इसमें मुझे लगता है कभी ऐसे अगर आते हैं तो सरकार को थोड़ा पहल लेके अगर आगे आ जाए तो जनता का विश्वास सरकार के प्रति भी बहुत बढ़ेगा। आज माननीय न्यायालय के प्रति तो सरकार का पूरा विश्वास है। राठौर जी, दूध का दूध पानी का पानी तो अभी होना मुश्किल है, क्योंकि इसमें तो अभी मामला भी आगे चलेगा, खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जिस बात पे हमारा फोकस था वो सिर्फ इतना था कि ये एक तरह से भारतीय उद्योगपति पर अंतर्राष्ट्रीय निशाना था और उसमें वो बच गए, ये खुशी की बात है। बाकी तो छोटे बड़े सब होते हैं इसमें। कई बार उद्योगपति अपने हिसाब से नियम बनवा लेते हैं, इतने भी ताकतवर होते हैं। वो अपने हिसाब से राज्यों के और देश के वित्त मंत्री तय कर देते हैं। वो अपने हिसाब से देश की सरकार से अपने उद्योग के हिसाब से नीतियां बनवा लेते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो वो करते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा था कि सरकार ही ये जांच करवा देती तो मुझे लगता है सरकार पे और लोगों का भरोसा बढ़ता। लेकिन न्यायालय तक लोगों को जाना पड़ा, ये बात तब हुई। इस पर यही बात हुई कि सरकार क्या करती है, सरकार के विवेक की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया ये उनके विवेक की बात है। हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि ये पूरी चर्चा हमारी राजनीतिक नहीं है। ये विशुद्ध रूप से इस बात की है कि एक भारतीय उद्योगपति जो दुनिया में प्रतिस्पर्धा करके बाकी विभिन्न देशों के उद्योगपतियों को पीछे छोड़ रहा था, उससे कहीं ना कहीं एक तरह से उलझाने की कोशिश थी। इसमें देश के लोगों ने मदद की, सरकार ने मदद की होगी जरूर, इसमें कोई शक नहीं। और कहीं ना कहीं अडानी की जो चतुराई, मैंने बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो चतुराई है वो भी काम आई। और उसने जो एक काम किया अपने क्लाइंट से, अपने जो भरोसेमंद लोग हैं उनके विश्वास जीतने का, शेयर बाजार की बात करें, उसके चलते हमें लगता है कि गौतम अडानी ने ये साबित किया कि वो यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँचे हैं। अगर हिडेनबर्ग के हमले को उन्होंने एक तरह से प्रतिकार किया और वापसी की है तो इसका मतलब कि वो बड़े खिलाड़ी हैं। ये भी आता। आपकी राय बहुत संक्षेप में। भाई, अडानी के ऊपर आरोप के साथ साथ मोदी पे भी आरोप लगे थे, सरकार पे आरोप लगे थे कि वो उनकी मदद करते हैं। तो सरकार अगर जांच कराती भी तो आदरणीय कमल जी कोई उस पर भरोसा नहीं करता। अच्छा हुआ वो कोर्ट चले गए, तो इससे ये साबित हो गया कि सरकार का कोई रोल नहीं, कोर्ट अब जो कहेगा उसको माना जाएगा। अब आप एक हास्यास्पद बात सुनिए। उत्तरकाशी के अंदर उत्तराखंड में जो सिलक्यारा टनल है जिसमें मजदूर फंसे हुए हैं, उसका आरोप अडानी के ऊपर लगाया गया था कि भाई इनके द्वारा वो टनल जो है उसकी खुदाई की जा रही। अब आप सोचिए, मतलब किसी को बदनाम करने के लिए कितना नीचे, जबकि उनका उससे कोई लेना देना नहीं। चलिए, मुझे तो एक कहानी याद आ रही है और चूंकि इस कहानी के साथ चर्चा को खत्म करेंगे। जंगल में शेर के सामने चूहा पड़ता है और वो उसको मारने, शेर तो चूहे को मारेगा नहीं, लेकिन वो बेचारा बच के निकलने की कोशिश करता है और शेर से कहता है कि आपने मुझे, जंगल के राजा, मुझे छोड़ दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और मैं कभी मौका हुआ तो आपके काम आऊँगा। तो शेर ने हंसते हुए कहा था कि तू चूहा, तू मेरे क्या काम आएगा, मैं तो जंगल का राजा हूँ शेर। एक बार जब वो किसी के जाल में फंस जाते हैं शेर, तो वहीं से वो चूहा निकल रहा होता है। चूँकि जाल में वो फंस जाता है शेर, तो उस शेर की मदद के लिए चूहा उस जाल को काटता है और शेर को बाहर निकालता है। तो ये तो मामला ऐसा है कि चूहा भी कभी आपकी मदद कर सकता है। और वैसे ही ये जो हमारे 41 मजदूर फंस गए थे टनल में, उनको निकालने के लिए भी रेड माइंस वाले जो हमारे कारीगर हैं, जो एक तरह से जैसे मैं कहूँगा कि मशीनों को मात कर दिया जिन्होंने, उनकी कारीगरी ने उस टनल को खोदा और उसको वहाँ से निकालने की कोशिश की जहाँ सारी मशीनें फेल हो गई थी। तो हमारे जो रेड माइनर्स हैं, माइंस वाले हैं, उनका भी हम साधुवाद करेंगे, क्योंकि चूहे जैसा वो काम करते हैं और जैसे वो चूहा मिट्टी को खोदता है, तो उसी तरह से ये सारी बातें हैं। तो कहीं ना कहीं आज चूहे का मामला है, शेर का मामला है और अडानी और हिडेनबर्ग का भी मामला है। और उस पूरे मामले में कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसने देश को, अडानी को राहत जरूर दी है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था को भी राहत मिली है। और मैं उसमें बता दूं कि अडानी इंटरप्राइजेज 20,000 करोड़ का एक FPO 27 जनवरी 2022 को लॉन्च कर रहा था और जब ये रिपोर्ट आई उसके पहले 24 जनवरी को, ये IPO उसने वापस दिया
और इस आईपीओ में जिन लोगों ने पैसा लगाया था उस सारे पैसे उन्होंने लौटा दिए थे। तो कहीं ना कहीं भरोसा जीता, चतुराई की और फिर से उन्होंने एक तरह से कमबैक किया, बाउंस बैक किया। तो मैं इसी के साथ तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। जैन जी, आपका साधुवाद। हालांकि आपने रिपोर्ट का उल्लेख किया था, उस किताब का उल्लेख किया था, तो हमने ज़रूर से खारिज किया कि वो किताब एक व्यक्ति की, एक पत्रकार की, हम उसे कैसे मान लें। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी कहीं प्रभावित होकर किसी को कर सकती है तो वो रिपोर्ट, वो किताब भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर उद्देश्य था देश की अर्थव्यवस्था का और उद्योगपति का। तीनों का धन्यवाद, जयंत जी का भी, राठी जी का भी और उदयवीर सिंह चौहान का भी। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।